नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में फरीदाबाद में एक रैली का आयोजन किया गया। जन उत्थान रैली नाम दिया गया। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और खुले मन से सीएम मनोहर लाल की हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। उनकी ओर से दावा किया गया कि हरियाणा को पहली बार पूरे हरियाणा का सच्चा और ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, सभी दलों को लेकर निशाना साधा कि इससे पहले हरियाणा में जितनी भी सरकारें रही, उनके मुखिया केवल अपने इलाके का विकास करते थे। इस तरह से अमित शाह ने सभी गैर बीजेपी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया। इस अवसर पर उन्होंने 6,600 करोड़ की सौगात भी दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है किस तरह से पिछली सरकारों को निशाने पर लिया तो 8 साल की कामकाज की तारीफ की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद के दौरे पर थे। यहां उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री ने खुले मन से हरियाणा सरकार और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। मनोहर लाल के रूप में हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो पूरे हरियाणा का है। पहले या तो सीएम सिरसा या फिर रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। मनोहर लाल ने 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया। अमित शाह ने पिछली सरकारों की तुलना करते हुए 50 साल की सरकारें एक तरफ, 8 साल की हमारी सरकार एक तरफ, पलड़ा हमारा भारी है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री। हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। जनता को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने भारत मां के जयकारों के साथ संबोधन की शुरुआत की। साथ ही गृह मंत्री और रेलवे मंत्री का अभिनंदन किया और कहा कि आज के दिन हमारी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के बनने पर कई चर्चाएं थी, बीजेपी की सरकार बनने पर कई शंकाएं थी। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। देश भर में हरियाणा को 100 से ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। पीपीपी के जरिए गरीबों की मदद की गई। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। हमने 8 साल में व्यवस्था में परिवर्तन का काम किया। सीएम ने कहा कि 3C पर प्रहार किया, 5S पर हमारा जोर रहा। आज ही के दिन 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं। आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा से बीजेपी सरकार की विदाई का वक्त है। इसकी शुरुआत आदमपुर से होगी। पिछले 8 साल में आदमपुर समेत पूरे हरियाणा को बीजेपी ने पीछे धकेलने का काम किया। आज भी हवाई वादों और दावों के आधार पर ये पार्टी जनता की वोट लेने की कोशिश में है। नेता देखो और भाई पार्टी की नीति देखो और नीयत देखो, तीनों में खड़े हम उतरते हो और उतरे हैं पहले तो बता दो भाई, जो कहा हमने वो किया। और इन्हें एक बात कह दो जो कही हो पूरी करियो।
एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर सरकार की तारीफ की है, दूसरी ओर पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि जो काम 8 साल में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई ये 8 साल अब तक के सबसे बेहतरीन साल रहे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम की ओर से किए गए दावों को लेकर, साथ ही दूसरे दलों पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें लेकर चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ थे। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रवक्ता जेजेपी अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है चर्चा में। शुरुआत, हालांकि दावे तो देखिए बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, गृह मंत्री और सीएम की ओर से किए गए हैं, लेकिन शुरुआत आज कांग्रेस से करेंगे। मनीष जी, आपने सुना होगा अमित शाह का संबोधन, सीएम का संबोधन भी आपने सुना। अब तक की सभी सरकारें एक तरफ, 8 साल का कार्यकाल एक तरफ। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये हरियाणा वासियों ने देखा है। पिछले 8 साल में हरियाणा, जो कहते हैं ना कि बद से बदतर हो गया, मतलब जो स्थिति हरियाणा में आज तक किसी ने ना सोची थी, ना उसकी कभी कल्पना की थी, ऐसा हरियाणा में हुआ। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में हुड्डा साहब के कार्यकाल में नंबर 1 हुआ करता था। आज हरियाणा सबसे निचले स्तर पर है। हरियाणा बेरोजगारी में 37.1 सबसे हाईएस्ट उस पर चला गया। हरियाणा में 19 वर्ष का हर दूसरा नौजवान आज हरियाणा में बेरोजगार है, जो रोजगार ढूंढ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक भी विश्वविद्यालय ये सरकार कहीं पर बना नहीं पाई। स्वास्थ्य की बात करें तो कोई भी हॉस्पिटल ये बताए सरकार पिछले 8 साल में कि हमने यहाँ पर हॉस्पिटल लगाए। हुड्डा साहब की सरकार में एम्स को यहाँ पर लाने का काम किया गया, जिससे आज बहुत सारे लोग वहाँ पर उसका फायदा उठाते हैं। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें हरियाणा के अंदर, तो 2011 में मेट्रो को परमिशन मिली थी दिल्ली से बाहर जाने की, और मात्र 3 साल के अंदर हुड्डा साहब ने मेट्रो को 4 शहरों से हरियाणा में जोड़ा गया, जिसमें गुड़गांव, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और अपना गुड़गांव, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और अपना इधर सोनीपत की साइड था। तो 4 शहरों से हुड्डा साहब ने जोड़ने का काम करा। 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस किसी भी पिल्लर को, किसी भी तरफ एक सिंगल पिल्लर भी आगे नहीं बढ़ाने का काम किया। कुछ मेट्रो के, कुछ फ्लाईओवर हमारे गुड़गांव में बने, चाहे वो हीरो होंडा चौक लगा लो, इस सरकार में बना, चाहे आप इसको MDI चौक से अगला सिग्नेचर टावर का फ्लाईओवर लगाओ। और जब भी बारिश होती है तो इन दोनों फ्लाईओवरों के नीचे वहां पर किश्ती को चलाने का, बोट चलाने का काम किया जाता है। मतलब इतना पानी यहां पर भर जाता है। मात्र 2 दिन या 3 दिन की हल्की मूसलाधार वर्षा से भी गुड़गांव लबालब हो जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। 8 साल और खुशहाल की बात कर रहे हैं। पिछले 9 दिन से सफाई कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं हरियाणा में, अलग अलग जिलों में। गुड़गांव में देखें तो पिछले 7 दिन से यहाँ पर सफाई कर्मी जो हड़ताल पे बैठे हैं, आज तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने उनकी सुध नहीं ली। चर्चा को आगे ले जाते हुए तो ऐसी बहुत सारी चीजें ज्योति जी, जो सरकार को, ये इसलिए नहीं कि हमारा काम, हम विपक्ष में है तो हम विरोध करना है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति या नीयत नहीं दिखाई दी जिससे हरियाणा वासियों को फायदा हुआ हो। शास्त्री जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, आज मंच से बहुत तारीफ की गई सरकार की, सीएम की भी बहुत तारीफ हुई है और ये दावा कि अब तक की सबसे अच्छी सरकार के क्या, चूंकि देखिए कई बार तो आप लोग भी सत्ता में सहयोगी रहे, क्या इन 8 साल से बेहतर या इनके जैसा या थोड़ा बहुत कभी कोई काम नहीं किया गया हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, जो विषय आज माननीय अमित शाह जी ने रखा कि हम जब भी 2 बार सत्ता में रहे, 3 बार रहे हरियाणा बनने के बाद, लेकिन हम छोटे पार्ट्स के रूप में थे, जहां 1-2 मंत्री का मंत्रालय मिलता था, उसके आगे उनकी कोई नहीं। और जब किसी का विकास होना होता तो मुख्यमंत्री की अपनी ताकत होती है, वो उसके आधार के ऊपर काम होता है। आज है कि हम इस तरह के ऊपर तोल माननीय अमित शाह जी के बात को मैं आगे बढ़ाया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पूरे हरियाणा का कोई एक मुख्यमंत्री है, ये बात झूठ नहीं है, ये कह सकते हैं
मनीष खटाना जी बहुत दूर के नहीं है, और ऐसे बहुत लोग होंगे जो महेंद्रगढ़ से आते होंगे, उनका परिचय भी होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा नंबर। 2014 से पहले नारनौल से लेके और दादरी तक के लोग सफर नहीं करते थे, हरियाणा रोडवेज ने भी बंद कर दिया था। 2014 से पहले इस इलाके के अंदर पानी की बूंद नहर की नहीं आती थी, और वो कभी कभी पीने के पानी की व्यवस्था कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार होती थी। कोसों कोसों से पानी पीने के लिए लेने के लिए लोग जाते थे। यदि हम शिक्षा की बात करें तो आज जिस एम्स की बात कर रहे हैं मनीष जी, वो तो अधूरा है। पूरा एम्स अभी मनीष कुंड के पास माजरा में आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान लेवल का आ रहा है। उसके लिए जमीनें खरीदी जा चुकी, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जिस आप हीरो होंडा की बात कर रहे हो, आपकी बात में आप बोलने में चूक हुई होगी। धीरे धीरे मूसलाधार बरसा, न धीरे मूसलाधार नहीं होती, मूसलाधार धीरे नहीं होती। ये आपके समय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुड्डा जी करके गए थे, गुड़गांव का सत्यानाश, उसका परिणाम देखा जाता है। उसको कुछ सुधारने का प्रयास हमने किया है, जो आज लोग तारीफ है, और जो कुछ हो चुका वो कर रहे हैं, और भी आगे जो होगा। लेकिन वो जो गड्ढे खोद के गए तो बहुत लंबा, और ये जो चीज वहां से 8 साल में भी पानी नहीं निकला आपसे, उसको समय लगेगा। उसको आप सोचिए, अभी थोड़ा धैर्य लेकर सुनिए। जिस एजुकेशन के लिए आप बात कर रहे थे, हरियाणा के अंदर 20 किलोमीटर के ऊपर पहला कॉलेज, 29 कॉलेज, महिला कॉलेज 48 साल में बने, और 30 कॉलेज केवल 8 साल में बने। हरियाणा के अंदर 60-70 कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार इस सरकार ने बनाए। इस सरकार ने, यदि हम स्वास्थ्य के बारे में देखें तो केवल 759 मेडिकल एमबीबीएस की सीट होती थी। मनीष जी, 1000 सीट केवल और केवल इस 8 साल के दौरान के अंदर हरियाणा के अंदर बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो एम्स और मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला हर जिले के अंदर टारगेट करके किया जा रहा है। यदि हम नागरिक अस्पतालों की बात करें तो पिछले 8 साल के अंदर 8 सरकारी जो है नागरिक अस्पताल बने हैं। यदि हम यहाँ के रहने वाले आशा वर्कर्स की बात करें तो 500 रुपया आपकी सरकार देती थी, आज उनको 4000 रुपया मिलता, जो हरियाणा देश के अंदर सर्वाधिक है। एजुकेशन के अंदर आपके यहाँ 13 संस्कृति मेडिकल स्कूल होते थे, यहाँ 148 मेडिकल स्कूल है। आपके यहाँ ट्रांसफर का एक धंधा होता था, एक बिजनेस होता था। आप अपने कार्यकर्ताओं को कमाने खाने के लिए उनकी ट्रांसफर के आधार पर उनका कोटा देते थे। आज 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी ट्रांसफर होते हैं, कोई व्यक्ति एक पैसे की बात नहीं कर सकता, उसको अपने सर्किल के अंदर घूमना होता है। आज आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की रोडों की बात करते हैं, चलिए शास्त्री जी, रोड में नेशनल हाईवे रोडों का आज जाल बिछा, जिन पर चलते हैं तो लोग समझते हैं विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी से बने रोडों के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कंप्लीट की। आगे जब आप समय देंगे तो और बातें बताऊंगा। ठीक है, आपने अभी बहुत सारी बातें बता दी। देखिए, ये रेड्डू साहब, अजय गुलिया जी, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, लेकिन पहले रेड्डू साहब आपसे, पहले सरकारी या मुख्यमंत्री पहले ऐसा होता था कि ये सिरसा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा को हरियाणा का मुख्यमंत्री तो 8 साल पहले ही मिला के, कभी रोहतक के सीएम रहे, कभी सिरसा के सीएम रहे। नहीं, देखिए ज्योति जी, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, अमित शाह ने कहा, मैंने प्रदेश नहीं का कहा, ही बनता है। ये एक अलग बात है कि कहीं 19 हाँ नहीं, अमित शाह ने, हाँ मैंने सुना है, अमित शाह का पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना है और जन उत्थान रैली को सुना है मैंने। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक हरियाणा का मुख्यमंत्री है तो वो एक क्षेत्र का ही हो। ये तो एक छोटी बात है, इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो प्रदेश का ही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, एक बहुत ही वीआईपी इंसान है। वो हरियाणा प्रदेश की धरा पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात ज्योति जी, उन्होंने आज 6600 करोड़ रुपए की घोषणा की हरियाणा प्रदेश के लिए। उन घोषणाओं में चाहे वो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, चाहे रेल कोच फैक्ट्री का नवीनीकरण है, और ये रेलवे एलिवेटेड रेलवे रोड ट्रैक है रोहतक का, जितनी भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें मैंने स्वागत तो अमित शाह जी का यहाँ पर किया है क्योंकि देश के वो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी एक अच्छा सफल आयोजन किया, उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे गृह मंत्री का सम्मान किया है हरियाणा सरकार ने।
लेकिन ज्योति जी जो बात आती है कि जब देश का एक गृह मंत्री किसी प्रदेश में पहुंचता है तो उसको बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत आशाएं होती हैं कि वो बहुत कुछ हमारे को दे करके जाएंगे। और इस काम में उन्होंने घोषणा भी की है, 6,600 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। लेकिन आज हमारे प्रदेश में ज्योति जी एक बड़ी बात चल रही है और बड़ी गंभीर बात है, शास्त्री जी सुन रहे होंगे जरूर। घोषणाएं की गई हैं, प्रयास किए जाएंगे, जल्द ही पूरे हो जाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। यानी ये जो फ्यूचर से मंडी हुई बातें होती है ना, ये बातें बहुत सारी होती हैं। जब मुझे पता लगा कि आज अमित शाह जी की रैली के ऊपर हमारी डिबेट में मुझे बैठना है, तो मैंने कुछ पिछले पन्ने उघाड़ने का काम किया। 2021-22 की जो बजट की घोषणाएं थी हमारे हरियाणा प्रदेश सरकार की, उसमें मैंने कई ऐसी घोषणाएं थी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, हिसार, सोनीपत, पंचकुला में प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, गौशालाओं में सौर ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे और भिवानी सोनीपत में 3 महिला कॉलेज बनाए जाएंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, महिलाओं की पुलिस में संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इतनी सारी और भी बहुत सारी है, मैं ज्यादा नहीं गिनाना चाहता, शास्त्री जी को पता है। उनमें से एक भी घोषणा के ऊपर कार्य भी शुरू नहीं हुआ। नए तालाब बनाए जाएंगे, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, कोई तालाब नया नहीं बनाया गया हरियाणा प्रदेश में। तो ज्योति जी, जिस अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री जी के प्रबंध के लिए 5,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया, लगभग 10 दिन से वहां पर ट्रैफिक को जाम किया गया, कर्मचारियों की छुट्टियां तक बंद कर दी गई और करोड़ों रुपए इसके आयोजन के ऊपर खर्च किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनको बुलाया अच्छी बात है, लेकिन जो आपने स्वयं इतनी सारी घोषणाएं कर रखी हैं, उनको तो कम से कम शुरू कर दो आप। वो तो कर नहीं रहे, घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं की जा रही हैं। और मुद्दों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अमित शाह जी के जन उत्थान रैली की बात कर रहा हूं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी सत्यवान शास्त्री जी रोडों पर जल भराव पर पहुंच गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि घोषणा तो आप करते हैं और करवा भी ली, गृह मंत्री जी से भी आपने करवा ली, इनका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा कि नहीं होगा? और 2021 से पहले की घोषणा 19, 18, 17, 16, 15, 14 पर मैं जाऊं तो बहुत सारा ढेर सारी घोषणाओं का एक जो ना बहुत बड़ा बोरी भर जाएगी। भाई काम करो, ग्राउंड के ऊपर काम करो। अभी एक और इन्होंने एक नया तरीका और अपना लिया है प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3C और 5S के ऊपर बड़ा जोर दिया और आज हमारे अमित शाह जी ने 3D के ऊपर जोर दे दिया। 3D पर भी आएंगे अभी। भाषाएं मत बनाओ, ग्राउंड पर काम करके दिखाइए। प्रवक्ताओं को भी चर्चा में जोड़ते हुए, हाँ, मतलब ये एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं। ओके गुलिया जी, जब अमित शाह ये कहते हैं कि पहले जो सरकारी रही, कोई सरकार ऐसी भी आई जिसमें गुंडागर्दी शिखर पर रही, या सिरसा के सीएम हुए, डिप्टी सीएम भी उसी मंच पर मौजूद हैं, और चूंकि इनेलो से निकली पार्टी ही जेजेपी है, तो क्या डिप्टी सीएम की भी इन बातों में सहमति है कि पहले सिरसा के ही सीएम रहे या फिर गुंडागर्दी होती थी पिछली सरकारों में? नहीं देखिए ज्योति जी, हम ये एक बात मानते हैं, देखिए वो तो अमित शाह जी स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, और इस पर तो कोई चर्चा अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए पूर्व में भी सरकारें रही और सभी सरकारों ने हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया। नहीं, आप समझे नहीं, मैं तो जेजेपी से जुड़ा सवाल पूछ रही हूँ ना। क्या डिप्टी सीएम भी इस बात में एग्री करते हैं कि पिछली सरकारों में गुंडागर्दी हुई, या फिर सिरसा के सीएम रहे, क्योंकि सिरसा के तो ताऊ देवीलाल भी रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रहे, और क्या गुंडागर्दी होती रही उन सरकारों में? ये तो आपसे ही सवाल पूछूंगी ना, ये बीजेपी से कैसे पूछूं? नहीं, ये तो देखिए ज्योति जी, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं ये मानता हूँ जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दूं, देखिए अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भाषण में अपने कहा, उसका क्या मतलब था वो तो बेहतर कोई भाजपा का प्रवक्ता बता पाएगा। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, देखिए ऐसा नहीं है, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में भी सरकारें रही और जगत ताऊ देवीलाल जी तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के बल्कि अनडाउटफुली, उसमें कोई संदेह नहीं कर सकता, समूचे भारतवर्ष में किसानों के किसान के, कमेरे के और मजदूर वर्ग के, शोषित वर्ग के हमेशा उन्होंने उत्थान की बात करी। चाहे उनके द्वारा लाई गई पेंशन स्कीम की बात हो, उससे सारा देश लाभ ले रहा है।
उसे ना कोई अभी तो कोई जिला नहीं, उससे पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष के अंदर जो वृद्ध है वो उस योजना का लाभ ले रहे हैं। जो भी स्कीमें लाई गई वो पूरे प्रदेश के लिए थी। चाहे पूर्व में कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने सबने काम करने का काम किया। अब जो बेहतर डिलीवर नहीं कर पाए उनको लोगों ने बदलने का भी काम किया। और ये तो देखिए तय करने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को है कि किसको मौका देना है, दोबारा मौका नहीं देना। मैं बेहतर तरीके से जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने भी 3 साल के अपने कार्यकाल की चर्चा करी, हम लोगों ने 3 साल में क्या काम किया, जो वादे हम लोगों के बीच में करके आए थे वो कितने हमने पूरे किए, किशोर हम अग्रसर हैं। और हरियाणा प्रदेश ही नहीं, एक हमारे यहाँ आम कहावत है कि कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो वादे हम लोगों के बीच में करके आए थे वो कितने पूरे हुए हैं, कितने % वो पूरे हुए हैं, कितने उनके अंदर बाकी हैं। 5 साल के अंदर जब ये कितने पूरे कर देंगे तभी लोगों के बीच में वोट मांगने का काम करेंगे। अब देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब तो 2 प्लान मुख्यमंत्री रहे, पेंशन कितनी बढ़ी थी? 2 प्लान के अंदर 10 साल के अंदर पेंशन कितनी बढ़ी? मैं चैलेंज करता हूँ, जो 10 साल में पेंशन बढ़ा पाए वो 3 साल के अंदर हमारे सरकार के कार्यकाल तो में। आप लोगों का वादा भी तो 5100 करने का था ना, उसके बाद आप लोगों ने कह दिया कि बहुमत नहीं मिला, 10 सीटों में तो इतना ही हो पाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, तो तरीके से ही बढ़ेगी। आप दिग्विजय कह देते हैं कि दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाइए उसके बाद ही होगा। नहीं ज्योति जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है। उसके बाद एक चीज और हम कहते हैं कि देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि 100% नंबर 100 में से 100 किसी छात्र के नहीं आते, लेकिन जो छात्र 80% नंबर 75% उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट डिवीजन 60 से ऊपर जो लाता है फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% जो लाता है वो डिस्टिंक्शन होती है। लगभग वादे जो जनता से करके आए थे, जननायक जनता पार्टी को, 9 महीने पुरानी पार्टी को, आप एक नई जन्मी पार्टी को लोगों ने 17% वोट शेयर दिया, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो वादे उन लोगों के बीच में करके आए थे, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों से वादे किए थे, वो लगभग वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। क्या कोई राजनीतिक दल ये बात कह सकता है कि चुनावी मैनिफेस्टो में या चुनावी घोषणा पत्र में जो चीजें हमने घोषणा करी थी वो सारी पूरी करेंगे? वो सारी पूरी करेंगे तभी लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। दुष्यंत जी तो पहले आज एक हरियाणा प्रदेश का युवा है, एक ऐसा ज्योति जी जो ये कहता है कि मेरी बातों पे वोट ना करो, मेरे काम पे वोट करो। जो तुम्हारे बीच में कह करके आया था, अपने हरियाणा प्रदेश के प्रिय वासियों को जो मैं वादे करके आया था वो मैं पूरे करूं, तो तुम मुझ पर विश्वास करो। ऐसी सोच रखने वाला, ऐसी बात कहने वाले कितने लोग हैं राजनीति में? ये तो हमें भी तय करना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को तय करना है कि एक ऐसा नौजवान आज हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है जिसको 17% के वोटों के रूप में हरियाणा प्रदेश ने अपना आशीर्वाद दिया। वो ये कहता है कि मैं जो वादे आपके बीच में करके आया था, अब ये कह रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितनी पेंशन बढ़ी थी, 3 साल में उतनी बढ़ी। आप ये मान के चलें तो ये तो नहीं कहा था ना कि कांग्रेस से ज्यादा बढ़ाएंगे, जो कहा था, जो वादा किया था। अभी ठीक है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी राजकुमार जी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार जी, आज अमित शाह की ओर से साफ तौर पर ये संदेश दे दिया गया कि केंद्र भी और पार्टी हाईकमान भी सीएम से अभी 8 साल बाद भी पूरी तरह से इम्प्रेस है। जितनी तारीफ की गई, क्या मैसेज आप देखते हैं इसका? लाल है सार्वजनिक मंच से हरियाणा में और हरियाणा के बाहर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की कार्यशैली थी, उनके जो नए आइडियाज हैं, जो कई ऐसी योजना है जो उनका अपना इनोवेशन है, जैसे परिवार पहचान पत्र, वो उनका अपना आइडिया है और पर्सन भी करते हैं। तो ये प्रशंसा पहली बार नहीं मिली, लेकिन 8 साल बाद भी अगर आपको प्रशंसा मिल रही है और खुले तौर पर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी आला कमान आपके कामकाज से, आपके तौर तरीकों से, आपकी उपलब्धियों से पूरी तरह संतुष्ट है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि हम 8 साल की चर्चा कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि 8 साल से पहले हरियाणा में कुछ नहीं हुआ क्या, सब कुछ अभी हुआ है क्या? ऐसा नहीं है, हर सरकार काम करती है। और हमें एक बात और स्वीकार कर लेनी चाहिए, हो सकता है कुछ प्रवक्ताओं को अच्छी ना लगे, कि रोजमर्रा के जो कामकाज हैं वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। पुलिस प्रशासन का जो ढांचा है वो रोजमर्रा के कामकाज करता है। राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका, कसौटी और परीक्षा,
होती है कि आपके पास प्रदेश के लिए या देश के लिए कोई विजन है, क्या व्यवस्था को उस तरह से परिवर्तित करने का कोई रोड मैप है कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतर सके, जनता की संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील हो, जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। यहां से सरकार की परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। और अगर एक शब्द में कहना चाहूं, शासन और सुशासन के बीच अगर कोई फर्क है तो यही है। शासन तो अपने आप चलता है, जब राज्यपाल का शासन होता है, मुख्यमंत्री की सरकार नहीं हो, तब भी चलता रहता है, वही ढांचा काम करता है। तो राजनीतिक नेतृत्व जो निर्वाचित सरकार होती है उसकी भूमिका है कि जनता की समस्याओं को समझे, उनके प्रति संवेदनशील बने और देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए कोई रोड मैप हो बेहतरी का। उस कसौटी पर अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है विरोधियों को भी स्वीकार करना चाहिए, जो राजनीतिक विरोधी है भाजपा की, कि किसी हद तक इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। एक विजन है कि हमें क्या बदलाव लाने हैं। 3-4 चीजें मैं भी गिना सकता हूँ, अलग भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं गिनाने के लिए अपनी उपलब्धियां। परिवार पहचान पत्र है, अंत्योदय है, सामाजिक सुरक्षा है, या और सबसे बड़ी बात, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सिस्टम को फुल प्रूफ बना सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला हो जिसमें लीकेज होती थी बड़े पैमाने पर, सरकार कुछ बेचती थी और आम लाभार्थी तक कुछ पहुंचता था या बहुत कम पहुंचता था, या ट्रांसफर पोस्टिंग में जो एक जिसके लिए तो धंधा शब्द इस्तेमाल किया भी एक प्रवक्ता ने, वो सबसे छुपा नहीं है किसी से, हर सरकार में होता था। या सरकारी कामकाज की बात करें जिसमें आम आदमी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, राशन कार्ड बनवाना हो, डीएल बनवाना हो, कोई प्रमाण पत्र लेना हो, अगर आपने लगभग 42 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, टाइम बाउंड कर दिया है, तो ना आम आदमी को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत है, ना चंडीगढ़ जाने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार पर अंकुश अलग लगेगा, अगर आप समय के अंदर काम नहीं करेंगे तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी, इसको जुर्माना लगेगा। तो ये ऐसे प्रयास हैं जो व्यवस्था बदलने वाले हैं। एक बात जरूर और हमें देखनी चाहिए कि आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के न कोई देश तरक्की कर सकता है न प्रदेश कर सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप आज में जी के नहीं बना सकते, आप 10 साल बाद की, 20 साल बाद की जरूरतों की, चुनौतियों की, समस्याओं को अगर ध्यान में रखेंगे तब आप वो विजन बना पाएंगे। उस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। काम कितना हो पाया, कितना बाकी है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। 8 साल हो गए, 2 साल अभी बाकी है। बिल्कुल ये है जी। मनीष जी, अमित शाह ने बाकायदा नाम लेकर, हुड्डा साहब का नाम लेकर कहा कि 3D की सरकार थी। आपने सुना होगा, दरबारियों की, दामाद की, डीलर्स की सरकार थी, करप्शन का खूब बोलबाला। देखिए ज्योति जी, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, और जो मेरे भाई करप्शन की बात कर रहे हैं, या जो खट्टर साहब ने 3C की बात करी है, 3D की बात करी है, 5S की बात करते हैं। अगर करप्शन की बात करें तो आज हरियाणा में जहां हम लोग बैठे हैं गुड़गांव में, आप यहां कहीं भी, चाहे वो नगर निगम का कार्यालय हो, आपके हरियाणा न्यूज़ ने भी इसको काफ़ी बार दिखाया, जब हरियाणा न्यूज़ ने बिल्कुल तत्परता, निगम अधिकारी, जो खट्टर साहब का आदेश था कि जो तह बाजारी की दुकानों की रजिस्ट्री को लेकर खुद यहाँ पर बाजार का व्यापारी आकर बैठा, कि उसने ये बात बोली कि मेरे को अधिकारी ने ये कह के भगा दिया कि दोबारा। इस बात के जवाब में क्या कहे, सीधा नाम लेकर कह दिया गया भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। नहीं, भ्रष्टाचार, दरबारी, दलाली, डीलरशिप केवल ये चलती थी। देखो, उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ज्योति जी, उन्होंने कह दिया, मैं तो आपको प्रूफ और साथ में वो दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। गुड़गांव में रजिस्ट्री का रेट 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए से कम फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होती यहाँ पर। नगर निगम में चले जाइए, बिजली के घर चला जाइए, थाने में चले जाइए, तहसील में चला जाइए, सबका रेट खुला हुआ है। जहां पर HSSC का चेयरमैन गिरफ्तार होता है, जहां सेक्रेटरिएट से करोड़ों रुपए कैश निकले आते हैं, वो सरकार पूर्व की सरकारों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज तक एक भी पेपर, जितने भी इन्होंने आज तक पेपर लिए भर्ती के सारे पेपर लीक हुए। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इनका निगम कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आप तहसील में गुड़गांव की जाके देखिए, वहां पर रजिस्ट्री का रेट एक आम आदमी आपको बता देगा। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमले, झूठे वायदे करके सत्ता को हथियाने का काम करते हैं।
मेरे भाई गुलिया साहब ने पेंशन की बात करी। जेजेपी का जो पेंशन का वायदा था वो 5100 रुपए था। उन्होंने ये बात कभी भी नहीं कही कि हम ये 5100 5 साल में करेंगे। और जेजेपी वो पार्टी है जिसने ये कहकर वोट मांगी थी, क्योंकि एक पार्टी का यहां पर दावा था 75 पार, 80 पार, 83 पार, और दूसरी पार्टी ने कहा था कि जमुना पार। ये वो लोग हैं जो हरियाणा के हितों को दूर रखकर अपने हित साधने के लिए इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। और जब सरकार बनाई तो इन्होंने कहा कि सरकार ने हमारा जो मैनिफेस्टो था वो मान लिया। ये इन्होंने कई बार निकल के, तो अगर वो मैनिफेस्टो मान लिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर जो मान लिया, तो उसमें जो 5100 रुपए पेंशन थी वो आज भी नहीं हुई। और खट्टर साहब ये कहते हैं कि मैं 3000 पेंशन कर दूंगा सरकार जाते जाते 5 साल में, और दुष्यंत जी का जो वायदा है वो 5100 का। तो मुझे बताइए कि खट्टर साहब अपनी बात पे रहेंगे या दुष्यंत जी अपनी बात पे रहेंगे? तो ये हरियाणा के लोगों से किस मुंह से वोट मांगेंगे? और ऐसे बहुत सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे जो आज तक देखो लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इनको वोट देकर 10 सीटें जो ये जीत कर आए थे, बीजेपी के खिलाफ जीत कर आए थे। गुलिया जी कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे गुलिया जी? देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहता हूँ, राजनीति में समीकरण होते हैं और समीकरण ये बने थे जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मैंडेट दिया था उसके अनुरूप फैसला करें। अब मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्योति जी नहीं होनी चाहिए। राजनीति इस बात की होनी चाहिए कि हमने क्या काम किया, हम क्या कर सकते हैं और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है। अब ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ वोट मांगे थे। तो भजनलाल जी ने जब अपनी हटका पार्टी बनाई थी तो वो भूपेंद्र हुड्डा या सोनिया गांधी के नाम पर वोट मांगे थे क्या? उन्होंने इनके खिलाफ ही वोट मांगे थे। उन्हीं के साथ आपने सरकार चलाई कि नहीं चलाई मेरे भाई? उनको तोड़कर उनके साथ आपने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? तो नहीं, पार्टी के साथ मिलकर थोड़ी ना गठबंधन किया था, वहाँ के नेताओं को ले लिया था। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लोग विधायकों को साथ में ले लिया था ना। बिल्कुल ज्योति जी, मैं तो ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? अरे ज्योति जी, ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? वो तो मामला लेकिन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखकर। ज्योति जी नहीं, ज्योति जी, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि पार्टी के साथ चुनाव करना चाहिए, पार्टी को तोड़ के मिला लेना चाहिए। देखिए ये होता है गठबंधन, ये होता है गठबंधन के नाम पे जीत के आए थे क्या? ये होता है गठबंधन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम वर्तमान हमने हरियाणा के वासियों से 5100 पेंशन की बात करी, पार्टी के खट्टर साहब ने 2014 में वादा करा कि पेंशन डबल कर देंगे, 2000 कर देंगे, 5 साल में करीब 200 रुपए साल बढ़ाया। तो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखना था ये 5 साल में बढ़ाएंगे, आप 200 रुपए बढ़ाते। आप 5100 का वायदा करके आए, आप 5100 कर दीजिए, हम आपको भी तब हम आपकी पाएंगे। खट्टर साहब ये बात कहते हैं कि मैं सबका समान विकास करता हूं और जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, मैं सबका काम करता हूं। तो आज कुलदीप बिश्नोई जो ये कहते हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे इसलिए मैं सत्ता में जाना चाहता हूं और आदमपुर का विकास करना चाहता हूं, तो क्या कुलदीप बिश्नोई झूठ बोल रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर जी झूठ बोल रहे हैं कि वो दूसरे विधायकों का काम नहीं करते? क्योंकि कुलदीप मनीष जी आपकी पार्टी के, अरे सुनो मनीष जी आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं जो कोई काम लेके भी नहीं जाते? साथ रहना पड़ेगा, कम से कम पार्टी के अंदर होंगे तो पार्टी मंच के ऊपर अपनी बात रखेंगे, उनकी काम की ओर ध्यान जाएगा। काम करता हूँ। आपके कांग्रेस के तो कितने विधायक हैं जो आज तक कोई काम लेके ही नहीं गया? ये आप मुझे बताइए। अरे झूठ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं जो कभी काम लेके गए हो? शास्त्री जी, पूरा विधानसभा में हुड्डा साहब के जितने विधायक हैं मैं पूछ रहा हूँ खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। तो पर्ची लेके आप अगले महीने से नए साल पे 5100 रुपए पेंशन कर दीजिए। ये बुजुर्गों की सम्मान की बात है, और जो आपने वायदे करे थे जिस गठबंधन से आप सरकार चला रहे हैं या उसके सम्मान की बात है। हमेशा एक बात कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए है। मैं आज आपको यहाँ से हरियाणा के लोगों की चिंता करने के लिए गठबंधन की सरकार है। नए साल में पेंशन हरियाणा की जनता की चिंता करने के लिए गठबंधन की सरकार काम कर रही है। आपको कोई उलाना नहीं देने वाला, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आप ये आश्वासन दीजिए समाप्त हो चुकी, जो आप जनता के बीच में करके आए थे, जिस हरियाणा को भी अगली बार लेके आप कांग्रेस के कोई इक्के दुक्के विधायक दिखाई देंगे। ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये हरियाणा के हितों को ठग कर ठगबंधन की सरकार। मनीष जी अभी आप रुकिए, सुनिए। शास्त्री जी,
गुलिया जी ने अभी कहा पिछले जवाब में कि सभी सरकारों ने काम किया, किसी ने कम या किसी ने ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी ने काम किया और ऐसा नहीं था कि सिरसा के ही सीएम हो, चूंकि ताऊ देवीलाल तो एक जिले क्या बल्कि पूरे ही देश के नेता थे। तो जो बात अमित शाह की ओर से मंच पर कही गई, आपके साथी आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इनकी ओर से कहा भी गया कि बीजेपी से इस पर जवाब दिया जाए। देखिए आपने उनको पूरा नहीं सुना। उन्होंने 2 वाक्य प्रयोग किए। हरियाणा बना तो चर्चा हुई और सरकारें बनी तो उनके बात के बारे में बातें चली। तो वो पहला वाक्य था कि जब हरियाणा बना तो ज्योति जी आप बालक होंगे लेकिन थोड़ा आप इंटेलिजेंट है, सोच सकते हैं। पंजाब के लोग कहते थे कि हरियाणा अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से देगा। ये उस समय के लोगों की चर्चा थी जब हरियाणा की अलग से मांग की। आज यदि आर्थिक स्थिति से पंजाब से बेहतर यदि आर्थिक स्थिति है हरियाणा की, तो हरियाणा के तमाम लोगों की उसके अंदर गृह मंत्री जी का मुख्य समर्थन है। मैंने मैक्सिमम बातों को पढ़ने की कोशिश की। हाँ, लेकिन आप उसको जो नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि बट जो सवाल जो कहा गया कि या तो नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जानकारी नहीं, मैंने यही कहा कि मैंने जो सुनी है बातें जो पढ़ी है वो अलग विषय है, बिल्कुल अलग है। जो सवाल के उससे बिल्कुल अलग है। ये जो सिरसा के सीएम होते थे या गुंडागर्दी की सरकारें होती थी, एक जिले के या एक हल्के के सीएम होते थे, तो सिरसा से तो देखिए ये गुलिया जी ने कहा कि बड़े नेता, क्योंकि ताऊ देवीलाल तो पूरे देश के नेता थे जो इनका दावा है। बिल्कुल निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल जी, ज्योति जी और आप लोग तो मिलकर भी सरकार में रहे, भले ही छोटी पार्टी के तौर पर रहे हो, और प्रकाश चौटाला के साथ भी आप लोग मिलकर सरकार में रहे। आप सुनिए तो सही, कोई बात नहीं, वो सब मैं आप थोड़ा सा संकेत करेंगे, मैं पूरी बात पूरी कर दूंगा आपकी। बताइए। देखिए चौधरी देवीलाल जी और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक ऐसे बातें दोहराई हैं कि चौधरी देवीलाल जी जो किसानों के लिए कर गए, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। गरीब और वो चौधरी देवीलाल सिरसा के नहीं थे, लेकिन जो उनके बाद हुआ, जो हरियाणा की राजनीति में 87 के बाद चौधरी देवीलाल जी के बाद, क्योंकि उनकी भी 5 साल की सरकार नहीं चल पाई इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी, और उसके बाद जो हुआ टिप्पणी उसके ऊपर है। चौधरी देवीलाल जी के ऊपर मुझे लगता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति बोलने के लिए कोई जरूर नहीं है। और चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जो सम्मान है वो कई बार व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए वो कालातीत व्यक्ति हैं। राजनीति से आगे बढ़कर बात मैं भी कई बार कह चुका, चौधरी देवीलाल पॉलिटिकल की बजाय सामाजिक ज्यादा लोग थे और उन्होंने अपनी सरकार सामाजिक बंधनों के सरोकारों से चलाई, इसलिए उनकी जो मुख्यमंत्री काल है उसको इस श्रेणी में नहीं रखा। और इसीलिए आज में जो हुआ उसके बाद उसके बाद 89 में जो भी हुआ या उसके बाद जब भी सरकार में आई पार्टी, तो आप लोग सत्ता में थे, छोटी पार्टी के तौर पर थे भले ही। तो मेरा सीधा सवाल आपसे नहीं है, लेकिन गुलिया जी इस बात से चूंकि इत्तेफाक नहीं रखते, तो मैंने आपसे प्रतिक्रिया चाही इस पर। तो शास्त्री जी, क्या उस गुंडागर्दी में आपकी हिस्सेदारी थी? और आज जो बात अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने मंच से कही, देवीलाल जी आदरणीय थे पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। अगर मैं शास्त्री जी आपकी बात पे आ रहा हूं, अच्छी एंकर है। नहीं, अरे मनीष जी, ज्योति जी अच्छे एंकर है, उससे अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। उन्होंने जो क्वेश्चन किया आपसे पूछ रहा हूँ, उसको सुनिए, आप भी अगला प्रश्न अच्छा कर पाएंगे यदि उनको सुनेंगे तो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस सरकार के साथ गठबंधन में रहे। सुनिए तो इस बिंदु पर चर्चा इसलिए क्योंकि मैंने तो पहले जेजेपी से सवाल पूछा था, अब जेजेपी प्रवक्ता पैनल पर ये कहते हैं कि बीजेपी इसका बेटर जवाब दे पाएगी, तो मैं आपसे इस पर थोड़ा क्लियर आप कर दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं मनीष जी से कह रहा था कि ज्योति जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, उससे सीख लोगे तो अगला क्वेश्चन आप भी अच्छा कर पाएंगे। देखिए, किसी भी सरकार की जिम्मेवारी जब होती है तो मुखिया की होती है, और उसके विकास का और उसके जो विश्वास की जो बात होती है वो मुखिया के तौर पर देखी जाती है, बाकी सब उसके सहयोगी पार्ट्स होते हैं। उनकी भूमिका को आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। ये चौधरी देवीलाल की जब सरकार थी तो वो सरकार थी, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार थी तो वो थी, यानी सरकार किसी मुखिया के नाम से, उसके काम से जानी जाती है। और यदि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के हम पार्टनर थे तो कितने समय के पार्टनर थे?
हम पार्टनर नहीं थे। आपको ध्यान में आएगा, चुनाव से पहले थे, उसके बाद हम पार्टनर नहीं थे। और यदि बंसीलाल जी के साथ थे तो बहुत पार्ट समय के लिए हम पार्टनर थे। उसके बाद जो रोहतक की सरकार आई तो उसके ऊपर टिप्पणी है, और टिप्पणी उस पर है जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर से समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। उस समय उनके सरकार को समर्थन की आवश्यकता भी नहीं थी, वो उनका अपने सरकार थी। और जब उसका पूर्ण बहुमत होता है तो वो कैसे सरकारें चलती है वो कोई राजनीतिक विषय मेरा व्याख्या करने की विषय नहीं है। इसलिए आप इतना मानिए कि जो जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में काम हुआ वो उस मुख्यमंत्री के हिस्से में जाता है। पार्टी में मंत्री और बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, बदलते भी हैं, और उनके काम की अभी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री होता है क्योंकि वो सर्वे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उसकी सहमति से बाकी सब लोग काम करते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, अब तक की सभी सरकारें एक तरफ और सीएम मनोहर लाल की 8 साल जो अब तक की है ये एक तरफ, हरियाणा में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ, हरियाणा को नई पहचान मिली है, ये दावा किया गया। नहीं, बिल्कुल झूठा दावा है और बिल्कुल गलत है। कोई व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा व्यवस्था बिगड़ने का काम किया है। सबसे पहले तो जो देवीलाल जी का जिक्र आप उठा रहे थे ज्योति जी, मैं तो संक्षेप में यही कहूंगा, बहुत बड़े व्यक्ति ने बहुत छोटी बात की है एक प्रदेश स्तरीय स्टेज के ऊपर। उनका जो स्टेटस था उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। चौधरी देवीलाल सर्वमान्य नहीं, गलत बात। चौधरी देवीलाल जी का कोई नाम नहीं लिया और उसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ रेड्डी साहब, बिल्कुल नहीं। उस ऐसे देवतुल्य व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी देश के माननीय गृह मंत्री ने नहीं की। और मैं कहता हूँ उसके बारे में, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति के बारे में अपना मत रखते हैं, उसके बाद पार्टी में दूसरा कोई नेता नहीं होता। नहीं, मैंने भी साफ कर दिया कि ताऊ देवीलाल का नाम नहीं लिया गया इसमें। चलिए रेड्डी साहब बात पूरी कीजिए। अभी आप मनीष खटाना को रोक रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए एक अच्छे प्रवक्ता को, और आप तो हम सबसे सीनियर आदमी हो, फिर भी आप बीच में कूद रहे हो। उन्होंने कहा है पूर्व की सरकारों में, पूर्व की सरकार चौधरी देवीलाल की सरकार रही, 1989 में रही, 1998-99 से 2004 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रही, जिसमें आप सहयोगी भी थे। बीच में छोड़ दिया था वो एक अलग बात है, तो उसमें आप भी शामिल होते हो, आप बीजेपी पार्टी भी शामिल होती है। अमित शाह ने न कोई किसी का नाम लिया और न ही किसी को उन्होंने एक साइड किया, निकाला भी नहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ताऊ देवीलाल के शासनकाल को छोड़ करके बाकियों के लिए, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उनका लहजा जो था वो सभी पूर्व की सरकारों के प्रति था। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने गलती से भी कह दिया होगा कोई बात नहीं, लेकिन ताऊ देवीलाल तो पूरे देश के मान्य नेता है। सभी पार्टियां उनको एक अपने उसके आदर्श के रूप में मानती है, और जितनी उन्होंने योजनाएं लागू करी उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद जो ज्योति जी आपने पूछा व्यवस्था परिवर्तन का, मैं कैसे मान लूं व्यवस्था परिवर्तन हुई। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी की भी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी। मैं कहना ही ना बताया कि सरल केंद्र बन गए हैं, इतना सारा जो है ना ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इतनी से 542 सेवाएं जो है ना सरल पोर्टल पर आ गई हैं। भाई देखिए राजकुमार जी, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और बदलते हुए युग, परिवर्तनशील युग है, उसका भी एक कारण है। पहले न नेट हुआ करते थे, न मोबाइल हुआ करते थे, यहाँ तक कि मुझे पता है 1987 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में लेकर के आया था और लोग सरप्राइज हुए थे कि भैया इसमें आदमी भी दिखाई देते हैं। ये जो है जो नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का जो विकास हुआ है, उसके कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। इसमें आप केवल सरकार को श्रेय नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूँ सरकारों का इसमें कोई श्रेय नहीं, ये टेक्नोलॉजी का श्रेय है। नहीं, सरकार का इस बात को आप नहीं नकार सकते रेड्डी साहब। नहीं, सरकार के ज्योति जी, अगर नहीं जो सरकार जिन बातों पर प्राथमिकता से काम करे उसमें है कि पारदर्शिता ई सिस्टम लागू हो। क्योंकि देखिए नेट तो आप लोगों की सरकार में भी आ गया था, ऐसा नहीं कि नहीं था, है ना। 10 साल यूपीए सरकार रही, उस वक्त भी चीजें डिजिटल हो रही थी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता नेट अभी आया है 10 के बाद की। नहीं देखिए, अगर हम बात करें पिछली यूपीए सरकार की बात करने से पहले 2005-06 में मेरा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को खारिज करेंगे, इस बात को। नेट तो अभी हुआ है जब तो, अच्छा हाँ कर दिया खारिज करा। दूसरी बात इन्होंने कहा व्यवस्थाओं में परिवर्तन, कौन सी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। आप जो ना
इसका करप्शन की बात हमारे कांग्रेस वाले प्रवक्ता ने की। मैं क्राइम की बात कर लेता हूं। आज प्रदेश में प्रतिदिन 4 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं ज्योति जी, प्रतिदिन 3 हत्याएं हो रही हैं। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है जो 10/9/2020 को नवोदय टाइम्स में छपा हुआ है। रिकॉर्ड हमारा क्राइम बढ़ा है, हमारा भ्रष्टाचार बढ़ा है, एजुकेशन का क्षेत्र सिमट गया है। 5000 मर्जिंग के नाम पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जो स्कूल बचे हैं उनमें अध्यापक नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50% वैकेंसी खाली पड़ी है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, अन्य टेक्नीशियन नहीं है। आप मुझे हरियाणा का एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जिसमें सभी सुविधाएं मिलती हैं, एक भी नहीं है पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो किस प्रकार का ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ? आप प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है? इवन अभी राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि हमारे हल्के का विकास नहीं हो रहा था इसलिए मैं सत्ता में जा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं समान विकास सबका किया जा रहा है, हम सभी क्षेत्रों को सम्मान लेकर के चल रहे हैं। तो ये सही बात है। क्यों इन्होंने ये जो कुलदीप जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप आदमपुर में जाके देखिए 2020 से लोग अपना मुआवजा लेने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। अजय गुलिया जी, अभी देखिए दावे तो हैं आप लोगों के, आप 3 साल को लेकर दावे कर रहे हैं और साथ ही 8 साल को लेकर बीजेपी के दावे हैं, लेकिन विपक्ष जो है जिसमें इनेलो और कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार के हर एक दावे को खारिज करते आते हैं कि हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगा। हम एक चीज मानते हैं कि किसी भी सरकार को सर्टिफिकेट देने का अधिकार उस प्रदेश की और उस देश की नागरिकों का है। वोटर उसको अपना सर्टिफिकेट देंगे कि काम बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए ज्योति जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दें मेरी बात कहने का। अब ये कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल के दौरान तो सरकार इतनी बेहतर थी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, और कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं कि भाई काम नहीं हुआ। उन्होंने कुलदीप जी ने तो ये कहा कि भाई मेरे विपक्ष में होते हुए भी 500 करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से उनको आई। इसको और गति देने के लिए मैं सरकार में शामिल हो रहा हूँ। ये तो देखिए कुलदीप जी का वर्जन है, जो मैं इसको कोई एलिबरेट नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ड टू वर्ड में कॉपी कर रहा हूँ, इसको उन्होंने ये कहा। अब दूसरी बात, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इनको तो जनता ने सर्टिफिकेट दिया, 67 सीटें आई थी, फिर 40 आई, इनकी घटी। सर्टिफिकेट तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया। लेकिन ज्योति जी एक चीज है, क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि किसान के खाते में जो सीधे पैसे गए, मैं खुले मन से आपके इतने बड़े मंच से इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जब किसान के खाते में सीधे पैसे गए, किसान को भी शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नया सिस्टम आया था तो सरकार को भी उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े, लेकिन किंतु सरकार एडमेंट नहीं थी। सरकार इस बात को मान करके चलती है कि कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके अंदर जब उसको लागू करते हैं तो कुछ कमियां खामियां भी निकलती हैं, उसके समय के अनुसार उसमें चेंजेस करनी चाहिए। आज किसान के खाते में सीधा फसल का पैसा जा रहा है, आती है, आज भी कुछ परेशानी आती है, कोई अपलोड रह जाता है, हम और आप भी अपने मोबाइल को भी अपडेट करते रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हम उसको दोबारा से रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। सरकार की सोच तो आज ये मंशा है। आज देखिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे सलाह लेकर के काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश का युवा नौजवान उप मुख्यमंत्री ये सोच रखता है कि लोगों के बीच में बैठ करके काम करूं। जितने लोग आज हरियाणा प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री के पास अपनी काम को लेकर के जाते हैं, क्या किसी और मंत्री के उप मुख्यमंत्री के पहले ऐसे दरवाजे खुले थे? आज कोई भी जाओ, मैं तो कहता हूं कि मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, आज मैं भी जाकर के अपने आप को वहां बड़े गर्व महसूस करता हूं कि कोई किसी के दरवाजे नहीं है कि कोई कार्यकर्ता आएगा या पार्टी का नेता आएगा। एक आम हरियाणवी बिना किसी को पूछे सीधा जा करके अपने काम के लिए उप मुख्यमंत्री से मिल सकता है। कोई अगर उसके मन में संशय है, कोई सलाह है हरियाणा प्रदेश की बेहतरी के लिए, वो दे सकता है। देखिए ये सारे चेंजेस हैं। अब ये लोग कहते थे मारुति जाएगी, मैं बादली विधानसभा क्षेत्र से झज्जर जिले से आता हूं, कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया गया, धरने प्रदर्शन किए गए कि एम्स जो वार्ड शाखा है ये यहाँ से जाएगा।
वो कहीं नहीं गया। ये कहते थे मारुति जाएगी, अरे मारुति ने तो खरखोदा में इतना बड़ा प्लांट लगाएगा, 25,000 जो नौकरियां मिलेंगी उसके अंदर, और जो उसकी मारुति कंपनी को सप्लाई करेंगी कम से कम भी 200 और कंपनियां आएंगी। वो जो नौकरियां मिलेंगी वो हरियाणा प्रदेश के, मेरे सोनीपत जिले के खरखोदा तहसील के बच्चों को मिलेगी और हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगी। उससे लाभ किसको होगा? कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना के दौरान फैक्ट्रियों में परेशानी, इंडस्ट्रीज के अंदर परेशानी आई, काम में रुकावट भी हुई, काम भी कम हुआ, लोगों को रोजगार में भी परेशानी आई। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई सरकार की तरफ से करने का काम हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी चीजें हैं। देखिए, डेवलपमेंट एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है ज्योति जी। पूर्व की सरकारों ने भी काम किया, डेवलपमेंट करी, आज की मौजूदा सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है और बेहतर तरीके से कर रही है, लेकिन ये तय कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता। ये तय तो हरियाणा प्रदेश के वोटर करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी कि सरकार ने कैसा काम किया, दुष्यंत जी ने कैसा काम वोटर्स किया। बिल्कुल वोटर्स ही डिसाइड करेंगे। राजकुमार जी, आपका आखिरी कमेंट इसे लेकर कि 8 साल की देखिए हम बात कर रहे हैं, साथ ही गठबंधन की सरकार की 3 साल की भी हम बात कर रहे हैं। विरोधी ये कहते हैं कि मैक्सिमम जो एलिगेशन हैं वो जेजेपी पर लगे हैं कथित घोटालों के, और ये बात बार बार उठती है जब भी आप गठबंधन की बात करते हैं, तुलना करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अच्छा बीजेपी के पास और जो भी दाग लगे हैं वो जेजेपी के दामन पर, जो विभाग जेजेपी के पास थे, डिप्टी सीएम के पास थे? देखिए, अब ये तो एक तथ्यों की बात है कि कोरोना काल में जो 2-3 बड़े घोटाले हुए, चाहे वो शराब के घोटाले हो, चाहे रजिस्ट्री का हो, या 1-2 चीजें और आई, वो सारे मंत्रालय, सारे विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, जो जेजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जवाब तो जेजेपी प्रवक्ता बेहतर दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि उसमें भी कार्रवाई हुई और कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने उसको दबाने का, छिपाने का काम किया हो। दूसरी बात, हम हमेशा देख लें, विपक्ष की आदत होती है, उसका स्वभाव होता है कि सरकार के काम को नकारना है। तीसरी बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देवीलाल जी की बड़ी चर्चा हुई। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े कद के नेता थे, उनको आप हरियाणा के दायरे में भी समेटेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, यह हरियाणा की विडंबना रही कि उनको सत्ता में बहुत कम मिला और उनका ज्यादातर राजनीतिक जीवन संघर्ष में गुजरा। हेलो जी सर, बोलिए, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो ये विडंबना रही कि उनको सत्ता में रहने का समय कम मिला, संघर्ष में जीवन ज्यादा गुजरा। लेकिन बाद में जो मुख्यमंत्री बने, अगर उसके संदर्भ में अमित शाह ने टिप्पणी की है तो बहुत गलत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी इसकी साक्षी होंगी। चुनाव प्रचार में देख लें, आम राजनीतिक रैलियों में देख लें, रोहतक की चौधर हिसार की, चौधर सिरसा की, ये क्या होता है जी? अगर मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का है तो चौधर रोहतक की, हिसार की, सिरसा की क्यों होती है? क्या वर्तमान मुख्यमंत्री को आपने 8 साल में कभी ये शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना? नहीं। तो हम इस तरह के आरोपों को अपने आचरण से, व्यवहार से खुद आमंत्रित भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, और सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो तारीफ की गई कि आज अमित शाह की ओर से सीएम की 8 साल की कार्यकाल की तारीफ की गई है। विरोधियों को, पिछली सरकारों को निशाने पर लिया गया है। तो जो आरोप लगाए गए और जो तारीफें की गई हैं उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।